हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर फाइन। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन जो कि है हिंदी एंड इंग्लिश पेडागोजी। दोनों की डिटेल्ड वीडियो मैंने आपको अभी मई के मंथ में करवाई थी, तो आज हम इसके एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इंग्लिश पेडागोजी के एमसीक्यूज। फर्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इफेक्टिव वे टू डेवलप वोकैबुलरी इन स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स में वोकैबुलरी डेवलप करने का सबसे अच्छा तरीका कौन सा है इनमें से। ठीक है, वोकैबुलरी डेवलप करना, ये बात ध्यान रखना। तो देखो, मेमोराइजिंग वर्ड लिस्ट जो दी है उसको रट लेना। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो मेमोराइज वर्ड आपको कहीं पे भी दिखे वो ऑप्शन आप एलिमिनेट कर दोगे, चाहे किसी भी ऑप्शन में आपको मेमोराइज या रोट लर्निंग दिखे। ये दोनों क्या है, नेगेटिव है और ये वहाँ से कट हो जाएंगे आपके ऑप्शंस में से। ठीक है, तो मेमोराइज वाला कट। नेक्स्ट है रीडिंग इंटेंसिवली। रीडिंग से क्या वोकैबुलरी होती है। नेक्स्ट देखो, रिपीटिंग डिफिकल्ट वर्ड्स हैं उनको बार बार रिपीट करते रहो, क्या उससे वोकैब बढ़ेगी। वही वर्ड्स हम बार बार रिपीट करेंगे तो वही याद होंगे, है ना। नेक्स्ट है लिसनिंग टू लेक्चर सुनने से वोकैबुलरी बढ़ेगी नहीं। सबसे अच्छा तरीका होता है, देखो वोकैबुलरी बढ़ाने के लिए आपने सुना भी होगा कि न्यूज़पेपर रीडिंग करनी चाहिए। जैसे इंग्लिश की वोकैब अच्छी करनी है किसी को, तो क्या कहते हैं कि न्यूज़पेपर रीडिंग करो इंग्लिश वाले, या बुक रीडिंग करो। उससे नए नए वर्ड्स हमारे सामने आते हैं और हमें हमारी जो वोकैबुलरी है वो इम्प्रूव होती है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग फोकसेस ऑन। जो कम्युनिकेटिव यानी कि बोलचाल वाली जो टीचिंग है वो किस चीज़ के ऊपर फोकस करती है। फर्स्ट इज ग्रामर रूल्स, नेक्स्ट इज ट्रांसलेशन, थर्ड इज मीनिंगफुल कम्युनिकेशन, नेक्स्ट इज रिपीटेशन ड्रिल। देखो, कम्युनिकेशन यानी कि अपना मैसेज कन्वे करना और वो मीनिंगफुल होना चाहिए, तभी अगले को समझ में आएगा। तो इनमें सबसे जो सटीक बैठता है वो है ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि जो कम्युनिकेशन वो तो ग्रामर जो होता है हमारा ग्रामर रूल्स वाला होता है, ग्रामेटिकल मेथड जो होता है वो उसमें ग्रामर रूल्स कराए जाते हैं। ट्रांसलेशन वाले में ट्रांसलेशन करवाई जाती है और रिपीटेशन ड्रिल होता है कि वर्ड्स को या किसी भी किसी कंसेप्ट को पक्का करने के लिए ड्रिल होता है कि बार बार रिपीट करवाना। तो इनमें से सबसे जो सही बैठता है वो है ऑप्शन नंबर सी, मीनिंगफुल कम्युनिकेशन। नेक्स्ट देखते हैं। Next question is, a teacher asks students to read a paragraph and find difficult words. This activity improve. एक टीचर ने बच्चों को बोला कि पैराग्राफ रीड करो और उसमें से डिफ़िकल्ट वर्ड्स निकालो। तो इस एक्टिविटी से क्या इम्प्रूव होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल स्पीकिंग स्किल इम्प्रूव होगी, लिसनिंग स्किल इम्प्रूव होगी, या वोकैब अच्छी होगी, और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन या ग्रामर। देखो क्या बोला, रीडिंग है ना, रीडिंग बोला तो उसमें स्पीकिंग स्किल होगी अच्छी, लिसनिंग हो सकती है लेकिन दूसरे स्टूडेंट्स की होगी। ठीक है, दूसरा पहली बात बताओ देखो, और ग्रामर वाला रीडिंग के साथ कोई कनेक्शन नहीं है, तो ग्रामर वाला ऑप्शन आपका यहाँ से कट हो जाएगा। रीडिंग वाला सबसे ज़्यादा रीडिंग के साथ जाएगा। और वोकैब, रीडिंग से दो ही चीज़ें होती हैं, पहली तो आपकी वोकैब अच्छी होगी और दूसरा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जो रीडिंग जो आपने पैराग्राफ रीड किया उसको आप कॉम्प्रिहेंड कर पाओगे, यानी कि समझ पाओगे। लिसनिंग इम्प्रूव होती है कि जब हम सुनते हैं किसी का, ना कि रीड करते हैं। नेक्स्ट ये होता है वैसे बाइलिंग, दो चीज़ें होती है इसमें, जब हम रीड कर रहे होते हैं तो खुद का भी सुन रहे होते हैं। और स्पीकिंग में क्या है, स्पीकिंग कम्युनिकेशन से इम्प्रूव होती है बजाय कि रीडिंग के। सो इसका राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, वोकैबुलरी एंड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन एग्जाम्पल ऑफ अ रिसेप्टिव लैंग्वेज स्किल। देखो मैंने आपको बताया था कि 4 लैंग्वेज स्किल्स होती हैं। कौन कौन सी, रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग, लिसनिंग, और इनका सीक्वेंस क्या है, LSRW। इनमें से जो रिसेप्टिव है यानी कि जिसके थ्रू हम रिसीव करते हैं, रिसीव करने वाली कौन कौन सी हैं, एक तो है रीडिंग आपका और दूसरा क्या है, लिसनिंग। ये दोनों आपकी क्या है, रिसेप्टिव स्किल, और स्पीकिंग एंड राइटिंग ये क्या है आपकी प्रोडक्टिव स्किल, यानी कि हम अपने थॉट्स को प्रोड्यूस करते हैं। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन जाएगा, इसमें लिसनिंग तो आपको दिया गया नहीं है, और पहली दो आपकी क्या है, राइटिंग एंड स्पीकिंग क्या है,
प्रोडक्टिव स्किल, ड्राइंग इसमें से इन चारों स्किल्स में आता ही नहीं है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर बच जाता है। नेक्स्ट इज स्कैफोल्डिंग इन लैंग्वेज टीचिंग रेफर्स टू। स्कैफोल्डिंग देखो लेवाएगोस्की हमने कल किया था, उसी का है ये कंसेप्ट स्कैफोल्डिंग। स्कैफोल्डिंग का मीनिंग होता है हेल्प, स्कैफोल्डिंग का मीनिंग होता है हेल्प। तो क्या पूछा गया क्वेश्चन में कि लैंग्वेज टीचिंग में स्कैफोल्डिंग का क्या मतलब है, क्या चीज़ बताता है। मेमोराइजेशन मैंने आपको पहले ही बताया, किसी भी तरीके की मेमोराइजेशन इज रॉन्ग, आपका ऑप्शन वो वहीं पे कट हो जाएगा, ठीक है, तो ये कट हो गया। नेक्स्ट इज पनिशिंग स्टूडेंट्स फॉर मिस्टेक्स, पनिशमेंट भी नहीं आएगा आपका ऑप्शन, ठीक है, ये दोनों हो गए एलिमिनेट। नेक्स्ट देखो अब प्रोवाइडिंग टेम्परेरी सपोर्ट टू स्टूडेंट्स। अब सपोर्ट क्या होती है, सपोर्ट हेल्प होती है ना, तो ये आपका जाएगा। एक बार दूसरा और देख लो, गिविंग देम मोर होमवर्क, मतलब होमवर्क ज़्यादा दे दो बच्चों को ताकि वो लर्न कर सकें या सीख सकें। लेकिन स्कैफोल्डिंग क्या होती है, हेल्प होती है, तो ये सपोर्ट वाले ऑप्शन के साथ आपका चला जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। ऐसे ही आपको वर्ड्स पकड़ने हैं और उनमें से इसी तरीके से आपको कहीं से भी वर्ड्स जो ऑप्शंस में दिखाई दे उन पे आपको टिक कर देना है, ठीक है। नेक्स्ट इज What is the main goal of English language teaching at the primary level? प्राइमरी लेवल पे इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग का मेन गोल क्या है? फर्स्ट, टीचिंग कॉम्प्लेक्स ग्रामर पढ़ाना। कॉम्प्लेक्स देखो प्राइमरी लेवल पे कॉम्प्लेक्स ग्रामर का कोई मतलब ही नहीं होता, कॉम्प्लेक्स यानी कि डिफिकल्ट, तो ऑप्शन नंबर 1 आपका वहीं पे कट हो जाएगा। नेक्स्ट इज मेमोराइजिंग वोकेबलरी। मेमोराइजिंग वोकैब भी मैंने आपको मेमोराइजिंग वाला बोला है कि वो ऑप्शन हमेशा कट हो जाएगा आपका। नेक्स्ट बचता है आपका ट्रांसलेशन स्किल एंड एनेबलिंग बेसिक कम्युनिकेशन। देखो ट्रांसलेशन स्किल ऑप्शन जा सकता है, बट हमारे पास मोर प्रोमिनेंट ऑप्शन क्या है कि इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग का क्या एम होता है प्राइमरी लेवल पे कि बेसिक कम्युनिकेशन, प्राइमरी लेवल बेसिक कम्युनिकेशन स्किल डेवलप की जा सके, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखो, व्हाट इज द रोल ऑफ एरर करेक्शन इन द लैंग्वेज क्लासरूम। लैंग्वेज क्लासरूम में एरर करेक्शन का क्या रोल है? फर्स्ट, टू पनिश स्टूडेंट्स। देखो पनिश वाला अपने आप कट हो जाएगा, पनिश मेमोराइजेशन कुछ नेगेटिव वर्ड्स हैं वो अपने आप ही आपके क्वेश्चन में से एलिमिनेट हो जाते हैं, जैसे कि ये हो गया आपका कट। दूसरा, इंक्रीज फियर भी आपका नेगेटिव वर्ड है, ये भी कट हो जाएगा। डिस्करेज, बच्चों को डिस्करेज करना, ये भी आपका कट हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी बचता है आपका। तो एरर करेक्शन का क्या रोल होता है कि इम्प्रूवमेंट के लिए, बच्चे क्या एरर किस लिए निकाले जाते हैं कि नेक्स्ट टाइम वो एरर ना करे और वो इम्प्रूव करे, लर्निंग को सपोर्ट करता है एरर करेक्शन, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखो, साइलेंट रीडिंग इम्प्रूव्स। साइलेंट रीडिंग से क्या इम्प्रूव होता है? साइलेंट रीडिंग से क्या इम्प्रूव होता है? फर्स्ट इज प्रोनाउंसिएशन। प्रोनाउंसिएशन देखो साइलेंट रीडिंग से नहीं, ये बोलने वाली रीडिंग से यानी कि रीड अलाउड से होगी अगर हुई तो, ठीक है, अदरवाइज साइलेंट रीडिंग का कोई कनेक्शन नहीं है प्रोनाउंसिएशन से। नेक्स्ट आ जाता है आपका ग्रामर। साइलेंट रीडिंग से ग्रामर का भी कोई कनेक्शन नहीं है, उसके लिए ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड या अदर मेथड्स होंगे। नेक्स्ट इज लिसनिंग रीडिंग स्पीड एंड कॉम्प्रीहेंशन। देखो साइलेंट रीडिंग जब हम करते हैं तो हम स्पीड में पढ़ते हैं, ठीक है, तो इससे क्या होगा, रीडिंग की स्पीड आएगा एक तो ऑप्शन, और दूसरा रीडिंग से कॉम्प्रीहेंशन भी हमारा होता है प्लस वोकैब, ये तीन चीज़ें आपकी ऐड हो जाती हैं रीडिंग से। नेक्स्ट बचा आपका लिसनिंग, सो मोस्ट प्रोमिनेंट ऑप्शन आपका क्या है? ऑप्शन नंबर सी, सो सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रोडक्टिव लैंग्वेज स्किल। देखो मैंने आपको अभी ये क्वेश्चन आया था कि रिसेप्टिव लैंग्वेज स्किल कौन सी है, और अब ये आया है कि प्रोडक्टिव लैंग्वेज। प्रोडक्टिव में कौन कौन सी आती है आपकी? स्पीकिंग एंड राइटिंग, तो इनमें से लिसनिंग और रीडिंग तो हैं आपके रिसेप्टिव स्किल, वॉचिंग भी है एक तरीके से रिसेप्टिव, बट ये स्किल्स में नहीं आता क्योंकि हमारे पास 4 ही स्किल्स हैं, तो बचा आपका ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, विच मेथड एम्फेसाइजेस हैबिट फॉर्मेशन एंड यूजेस ड्रिलिंग। हैबिट फॉर्मेशन कौन सा मेथड जो है इनमें से हैबिट फॉर्मेशन के ऊपर वर्क करता है, या फिर ड्रिलिंग यानी कि बार बार दोहराना या बार बार उस एक ही कंसेप्ट को पक्का करते रहना बाय रिपीटिशन, तो इनमें से वो कौन सा मेथड है?
जो इसके साथ जाएगा। फर्स्ट इज़ ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। तो इसमें क्या करते हैं, आपको ग्रामर की ट्रांसलेशन करके दिखाई जाती है कि कैसे उसके रूल्स वगैरह होते हैं, उनको ट्रांसलेशन मेथड से करवाया जाता है। नेक्स्ट है डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड में होता है सिंपली लेक्चर मेथड, ठीक है। इसमें वैसे तो मिक्सअप होता है, लेकिन डायरेक्ट मेथड में क्या होता है कि सिंपली जो आपका लेसन है वो आपको पढ़ा दिया जाता है और बता दिया जाता है कि क्या क्या है उसमें। नेक्स्ट इज ऑडियो लिंगुअल। ऑडियो यानी कि सुन के, और ऑडियो लिंगुअल मेथड, इसमें दो आपके मेथड्स इंक्लूड हो जाते हैं, एक तो सुनने वाला और लैंग्वेज वाला, लिंगुअल में लैंग्वेज। नेक्स्ट इज कम्युनिकेशन अप्रोच। कम्युनिकेशन यानी कि बोल के, बार बार बोल के। तो ये वाले मेथड्स जैसे हम मोस्ट प्रोमिनेंट तो ये दोनों जा रहे हैं देखो, बट इनमें से भी सबसे ज़्यादा जो कम्युनिकेशन में, तो क्या होता है कि कम्युनिकेशन के ऊपर ही फोकस किया जाता है, लेकिन इसमें क्या बोला है कि हैबिट फॉर्मेशन एंड यूजेज ड्रिलिंग, यानी कि बार बार उसको ड्रिल करना, तो वो ऑडियो लिंगुअल मेथड है आपका, ठीक है। ऑप्शन तो यही बता रहा है, बट मेरे अकॉर्डिंग इसका कम्युनिकेशन भी आ सकता है, आपको जो ठीक लगे। कई बार ऐसा होता है कि दोनों ऑप्शंस सही होते हैं, तो मेरे अकॉर्डिंग मेरे को तो ये ज़्यादा एप्रोप्रिएट लग रहा है, ठीक है। बट आंसर ये दिया हुआ है कि ऑडियो लिंगुअल मेथड। नेक्स्ट इज द टर्म कोड स्विचिंग। कोड स्विचिंग क्या होता है? कोड स्विच होता है कि जैसे स्विच करना, पहले तो आप मीनिंग्स पे जाओ। स्विच करना होता है इंटरचेंज करना या एक्सचेंज करना, ठीक है। कोड स्विचिंग इन लैंग्वेज लर्निंग। लैंग्वेज लर्निंग में कोड स्विचिंग का क्या रेफरेंस है, क्या मीनिंग है उसका? कोड स्विचिंग का देखो, मैंने आपको बताया कि आपको स्विच करना होता है या फिर चेंज करनी होती है लैंग्वेज। कोड स्विचिंग का लैंग्वेज में क्या होगा कि एक लैंग्वेज में आप पढ़ा रहे हो तो दूसरी लैंग्वेज में उसको ट्रांसलेट कर दिया, जैसे कि आजकल हम नॉर्मली करते हैं कि हिंदी बोलते बोलते बीच में इंग्लिश के वर्ड्स यूज़ करने लग जाते हैं, एक दो सेंटेंसेस इंग्लिश के बोल देते हैं, फिर से हिंदी पे आ जाते हैं। तो इस तरीके से इसको बोलते हैं कोड स्विचिंग, और इसका राइट आंसर ये होगा स्विचिंग बिटवीन लैंग्वेज इन कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन के टाइम पे लैंग्वेज स्विच करना, उसी को बोलते हैं कोड स्विचिंग। मेमोराइजेशन देखो आपका कट हो जाएगा। ट्रांसलेटिंग एवरी सेंटेंस वर्ड बाय वर्ड, ये होता है ट्रांसलेशन में, ये भी कट। यूजिंग जेस्चर्स, जेस्चर्स होता है आपके फेस एक्सप्रेशंस यूज़ करना टू एक्सप्लेन अ कंसेप्ट, तो ये होता है, ये उसमें ये जेस्चर्स में ही आएगा आपका, तो ये वाला ऑप्शन नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट, द पर्पज़ ऑफ यूजिंग रोल प्ले इन अ लैंग्वेज क्लास इज़ टू। रोल प्ले क्या होता है कि जैसे हम ड्रामा है क्लास में, तो उसको एक ड्रामा में कैरेक्टर्स सेट कर दें, क्लास में से ही स्टूडेंट्स को परफॉर्म करने के लिए बोले, तो वो होता है रोल प्ले मेथड, ठीक है। तो लैंग्वेज में क्या रोल है इसका? फर्स्ट है टीच ग्रामर रूल्स, बिल्कुल भी नहीं है। ग्रामर रूल्स टीच करने के लिए रोल प्ले का कोई भी सिग्निफिकेंस नहीं है यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड ही आएगा ग्रामर रूल्स के साथ। इम्प्रूव प्रोनाउंसिएशन, ये आ सकता है आपका। इम्प्रूव प्रोनाउंसिएशन कैसे? प्रोनाउंसिएशन नहीं, अगर यहाँ पे होता कम्युनिकेशन, इम्प्रूव कम्युनिकेशन, तो आपका आ सकता था, और वो भी जब आता जब यहाँ पे रोल प्ले की जगह पे आता आपका डिबेट या डिस्कशन, तो वहाँ पे हो सकता था कि इम्प्रूव प्रोनाउंसिएशन आपका या कम्युनिकेशन आपका राइट आंसर हो जाता। बट यहाँ पे क्या बोला है? रोल प्ले। रोल प्ले से क्या होती है? रियल लाइफ लर्निंग, तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। रियल लाइफ लर्निंग होती है, बाय रियल कैरेक्टर्स हम सीखते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। और एनकरेज साइलेंट रीडिंग, ये अपने आप ही कट हो जाएगा कि रोल प्ले से, रोल प्ले होता है लाइव, और साइलेंट रीडिंग का तो ऑप्शन ही नहीं है। एनकरेज करना बच्चों को कि साइलेंट रीडिंग के लिए, इसमें कोई सिग्निफिकेंस ही नहीं है इसका। नेक्स्ट देखो, अ डायग्नोस्टिक टेस्ट इन इंग्लिश इज़ यूज्ड टू। डायग्नोस्टिक टेस्ट क्या होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल, डायग्नोस्टिक टेस्ट होता है जैसे कि हमारा डॉक्टर, जब हम बीमार हो जाते हैं, हम डॉक्टर के पास जाते हैं, तो डायग्नोज करवाते हैं अपनी बॉडी का कि हमें क्या बीमारी है, फीवर है या कुछ भी हो, ठीक है, तो वो होता है डायग्नोज। और डायग्नोज के जस्ट बाद होती है रेमेडियल टीचिंग। रेमेडियल टीचिंग में क्या होता है कि जैसे बच्चे की प्रॉब्लम क्या है वो हमने फाइंड कर ली डायग्नोस्टिक टेस्ट में, फिर हम उसके लिए रेमेडी प्रोवाइड करते हैं कि बच्चे को उस प्रॉब्लम को कैसे सोल्व करना है, ठीक है। तो ये बात आप ध्यान रखेंगे। डायग्नोस्टिक टेस्ट इन इंग्लिश इज़ यूज्ड टू, किस लिए यूज़ होता है? रैंक
स्टूडेंट्स बाय परफॉर्मेंस को रैंक करने के लिए बिल्कुल भी नहीं। इवेल्युएट फाइनल रिजल्ट बिल्कुल भी नहीं। आइडेंटिफाई लर्निंग गैप्स को का पता लगाने के लिए मैंने क्या कहा, डायग्नोस टेस्ट में क्या होता है कि हम पता लगाते हैं बच्चे के वीक पॉइंट्स क्या हैं, तो लर्निंग गैप्स को आइडेंटिफाई करना। कंडक्ट ओरल इंटरव्यूज, ये भी इसका पार्ट नहीं आएगा, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इफेक्टिव टेक्निक टू टीच प्रोनाउंसिएशन। प्रोनाउंसिएशन को इम्प्रूव करने के लिए, यहाँ टू इम्प्रूव होना था, यहाँ पे टीच नहीं, ठीक है। तो प्रोनाउंसिएशन को इम्प्रूव करने के लिए सबसे इफेक्टिव टेक्निक क्या है? फर्स्ट इज साइलेंट रीडिंग। साइलेंट रीडिंग से प्रोनाउंसिएशन इम्प्रूव नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि प्रोनाउंसिएशन में होता है बोलने का काम, है ना, बोलने का काम होता है, तो साइलेंट रीडिंग में बोलने का कुछ भी काम नहीं होता, तो प्रोनाउंसिएशन का कोई फंडा ही नहीं है यहाँ पे। नेक्स्ट आ जाता है आपका ग्रुप डिस्कशन। ग्रुप डिस्कशन में भी हो सकती है, लेकिन इन्होंने बोला सबसे ज़्यादा इफेक्टिव। जैसे कि ग्रुप डिस्कशन में क्यों कम जाता है इसका पॉइंट, क्योंकि देखो ग्रुप डिस्कशन में क्या है कि ज़रूरी नहीं है कि सभी की प्रोनाउंसिएशन सही और आपको सीखने को मिले, तो यहाँ पे ये फंडा यहाँ से हट जाएगा। नेक्स्ट बचता है लिसनिंग एंड रिपीटिंग। पहले सुनो कि करेक्ट प्रोनाउंसिएशन क्या है और फिर उसको रिपीट करो। ये है हमारा मोस्ट इफ़ेक्टिव तरीका, मोस्ट इफ़ेक्टिव टेक्निक कि हमारी प्रोनाउंसिएशन इम्प्रूव हो जाए। नेक्स्ट है ट्रांसलेशन एक्सरसाइजेज। एक्सरसाइजेज को ट्रांसलेट करने से ट्रांसलेशन इम्प्रूव होगी, ना कि प्रोनाउंसिएशन। तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है द बेस्ट वे टू असेस राइटिंग स्किल इज़ बाय आस्किंग स्टूडेंट्स टू। राइटिंग स्किल को इम्प्रूव करने के लिए द बेस्ट वे टू असेस, उसको असेस करने के लिए, उसको समझने के लिए, जानने के लिए राइटिंग स्किल को इज़ बाय आस्किंग स्टूडेंट्स टू। तो बच्चों को क्या करने के लिए कहें कि जिससे हम उसकी राइटिंग एबिलिटीज़ को, हम राइटिंग स्किल्स को हम जान पाएँ। क्या करेंगे? चूज़ द करेक्ट ऑप्शन। ये क्या है? ये गलत ऑप्शन है भाई। चूज़ द करेक्ट ऑप्शन। इसमें से देखो हम इसको ऐसे कर सकते हैं कि राइटिंग स्किल में हम MCQ, ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 में क्या है कि MCQ दे दे, उससे बच्चे की राइटिंग नहीं पता चलेगी, उससे बच्चे की रीजनिंग का पता लगता है कि बच्चा कितना, उसके माइंड में जो कंसेप्ट है वो क्लियर है, कितना अंडरस्टैंड किया उसने, कितना बच्चा प्रॉब्लम्स में से अपने एग्जैक्ट रीजनिंग के द्वारा करेक्ट ऑप्शन चूज कर पाता है। तो ऑप्शन नंबर 1 तो नहीं जाएगा। राइटिंग के साथ मैच द कॉलम्स भी नहीं जाएगा, ठीक है। राइटिंग में क्योंकि हमें राइटिंग करके दिखानी है, तभी पता लगेगा कि कैसे असेस होगी वो। तो राइटिंग पैराग्राफ, लेटर्स एंड ऐसे, रीड अलाउड में बिल्कुल भी रीडिंग के साथ नहीं जाएगा ये। तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। हमारा क्या आ जाएगा? राइटिंग पैराग्राफ, लेटर्स एंड एसेज। नेक्स्ट देखो, अब देखो हिंदी पेडागोजी। भाषा कौशल कितने प्रकार के होते हैं? हमने पढ़े हैं 4 पढ़े हैं ना। कौन कौन से? सुनना, LSRW लिसनिंग यानी कि सुनना, रीडिंग पठन, LSRW राइटिंग लेखन एंड पठन, और क्या बचा एक और, LS स्पीकिंग, और क्या हो गया? बोलना, ठीक है, वाचन आई थिंक। नेक्स्ट है, तो हमारे कितने कौशल हैं? 4। प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? प्राथमिक स्तर पर यानी कि प्राइमरी लेवल पे हिंदी भाषा शिक्षण, हिंदी भाषा को पढ़ाना, हिंदी लैंग्वेज टीचिंग का मुख्य उद्देश्य क्या है? साहित्य की जानकारी बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि इतने छोटे बच्चों को साहित्य की जानकारी की, कुछ भी नॉलेज का उसका कोई फंडा ही नहीं है। कि किसी भी लैंग्वेज को प्राइमरी लेवल पे सिखाने का क्या मतलब होता है कि स्किल डेवलप करना। नेक्स्ट इज व्याकरण सिखाना बिल्कुल भी नहीं, अनुच्छेद लेखन कराना बिल्कुल भी नहीं, भाषा के चारों कौशलों का विकास करना। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखो, भाषा शिक्षण में बाल केंद्रित विधि का क्या महत्व है? बाल केंद्रित विधि यानी कि बच्चे के ऊपर फोकस, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन जिसको बोलते हैं, चाइल्ड सेंटर्ड मेथड। इसमें क्या होता है? शिक्षक के नियंत्रण में रहती है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं।
शिक्षण का नियंत्रण नहीं आएगा फिर अगर बाल केंद्रित है तो। बच्चे की सक्रिय भागीदारी होती है, ये ऑप्शन सही है आपका। यह व्याकरण को महत्व देती है, व्याकरण को महत्व नहीं दिया जाता। पाठ्य पुस्तक पर आधारित होती है, बिल्कुल भी नहीं। सबसे ज़्यादा क्या है, बच्चे की सक्रिय भागीदारी के ऊपर इसमें फोकस किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, शब्दकोश के प्रयोग से छात्रों में कौन सा कौशल डेवलप किया जाता है, कौन सी स्किल डेवलप की जाती है, बाय डिक्शनरी। शब्दकोश क्या होता है, डिक्शनरी। डिक्शनरी से क्या होगा, लेखन कौशल, पठन कौशल, वर्तनी कौशल या शब्द भंडार। तो सबसे ज़्यादा क्या होगा, वो कैब, शब्द भंडार, वो कैब होगी ना, किससे, शब्दकोश, यानी कि डिक्शनरी से। क्या डिक्शनरी में क्या होती है, वो कैब भी तो होती है, बस सिंपल। तो ये इसका आंसर हो जाएगा हमारा डी। नेक्स्ट, हिंदी भाषा में चित्रों का प्रयोग क्यों किया जाता है। सबसे पहले मैं आपको पहले ही बता दूं, किसी भी बुक में चित्रों का प्रयोग क्यों किया जाता है, पिक्चर्स का प्रयोग क्यों किया जाता है, ताकि वो इंटरेस्टिंग बने, बच्चे का इंटरेस्ट बने उसमें, ठीक है। ना तो सजावट इसका पर्पज़ होता है, ना किसी तरह की क्रिएटिविटी दिखाना, बस उसमें क्या होता है कि बच्चे को पिक्चर के थ्रू एक और उसमें स्किल ऐड हो जाए कि देख के बच्चा सीख रहा है, तो इसीलिए इंटरेस्ट बनाने के लिए किया जाता है। तो इसका राइट आंसर ये होगा ऑप्शन नंबर सी, भाषा शिक्षण को रोचक बनाने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट इज, भाषा शिक्षण में शाब्दिक अनुकरण, यानी कि शब्दों को बार बार रिपीट करना। अनुकरण होता है फॉलो करना। विधि का उपयोग किसके लिए किया जाता है, यानी कि शब्दों को बार बार बोलना किसके लिए किया जाता है भाषा शिक्षण में, बोलने के लिए, पढ़ने के लिए, सुनने के लिए, लिखने के लिए। तो किस लिए किया जाता है भाषा शिक्षण में। अनुकरण क्या होता है, शाब्दिक अनुकरण, यानी कि बार बार बोल के देखना, तो आएगा ऑप्शन नंबर ए, बोलने के लिए। नेक्स्ट आएगा, बालकों को कहानी सुनाना किस कौशल का विकास करता है। कहानी सुनाने से क्या होगा, लेखन, बोलना, पठन या श्रवण, कौन सा स्किल डेवलप होगी इससे। सुनाने से, देखो सुनाने से क्या होगा, श्रवण, सिंपली बच्चे सुनेंगे तो उनके सुनने की स्किल डेवलप होगी। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। मूल भाषा का अर्थ है, मूल भाषा कौन सी होती है, हमारी बेसिक लैंग्वेज। बेसिक यानी कि जो हमारा बेस है, जो बच्चा घर से सीखता है, यानी कि मदर टंग। तो इसका आंसर क्या होगा हमारा, बच्चा जो भाषा घर में बोलता है वो होती है मूल भाषा। विदेशी भाषा बिल्कुल भी नहीं, विद्यालय की भाषा भी नहीं आएगी, शिक्षक की भाषा भी नहीं आएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, वाचन कौशल में सुधार के लिए कौन सा उपाय सबसे उपयुक्त है। वाचन कौशल में सुधार के लिए सबसे अच्छा कौन सा तरीका है। वाचन यानी कि वाचन क्या होता है, वाचन बोलना, वाचन को वचन से आप याद कर लो, ठीक है, बोलना। तो वाचन के लिए कौन सा है, व्याकरण सिखाना, बिल्कुल भी नहीं। पाठ याद करवाना नहीं, पाठ पढ़ाना होता तो ठीक था, लेकिन ये क्या है, पाठ याद करवाना, ये मेमोराइजेशन आ गया तो ये कट जाएगा। निबंध लिखवाना, ये राइटिंग के लिए है। कहानी पढ़वाना, ये देखो पढ़वाना वर्ड के साथ जाएंगे तो ये वाचन कौशल को इम्प्रूव करेगा। नेक्स्ट देखो, हिंदी भाषा के शिक्षण में रचनात्मक लेखन, रचनात्मक यानी कि क्रिएटिविटी का क्या रोल है हिंदी भाषा में। परीक्षा में अच्छे अंक लाना किसी भी शिक्षण में कामयाब नहीं है, इसको आप हमेशा एलिमिनेट ही कर देना। नेक्स्ट है, व्याकरण की त्रुटियां सुधारना, ये पॉजिटिव है। भाव और विचारों की अभिव्यक्ति, ये भी पॉजिटिव है। शब्दकोश बढ़ाना, ये भी पॉजिटिव है। देखो, लेकिन इसने क्या बोला है, रचनात्मक यानी कि क्रिएटिविटी। ग्रामर में मिस्टेक्स निकालना कोई क्रिएटिविटी नहीं है। शब्दकोश बढ़ाना, अपनी वोकैब बढ़ाना, इसमें कोई क्रिएटिविटी नहीं है। क्रिएटिविटी क्या है, अपने भावों और विचारों को व्यक्त करना, अभिव्यक्त करना, इसमें क्या है क्रिएटिविटी। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। भाषा शिक्षण में स्वर और व्यंजन की पहचान कराना किस प्रकार की गतिविधि है। हिंदी भाषा सिखाते टाइम या ग्रामर सिखाते टाइम हिंदी स्वर और व्यंजन की पहचान कराना क्या है, लेखन गतिविधि, श्रवण गतिविधि, उच्चारण व वाचन गतिविधि, व्याकरणिक गतिविधि। देखो, स्वर व्यंजन वैसे तो आते हैं ग्रामर का टॉपिक, लेकिन स्वर और व्यंजन में क्या होता है, मेनली हमारा कम्युनिकेशन में यूज़ होता है ये, कि स्वर किस तरीके से बोले जाते हैं, आ ई ऊ ऊ, मतलब मात्राएं, ठीक है।
तो इसी तरीके से स्वर और व्यंजन की पहचान किस लिए करवाई जाती है, लेखन में तो होती है, श्रवण में भी, वैसे तो ये सब जाएंगे, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट जो सबसे ज़्यादा क्या है, उच्चारण और वाचन गतिविधि, मतलब वाचन यानी कि पढ़ने में और उच्चारण में। नेक्स्ट है हिंदी भाषा में व्याकरण सिखाने का सर्वोत्तम तरीका क्या है, सबसे अच्छा तरीका कौन सा है व्याकरण सिखाने का। हिंदी भाषा में सबसे अच्छा तरीका है व्याकरण सिखाने का, पहला है ऑप्शन नियम याद करवाना, नेक्स्ट है अभ्यास पुस्तिका भरवाना, खेलों और गतिविधियों के माध्यम से अनुच्छेद रटना। देखो रटना वाला तो बिल्कुल कट हो जाएगा आपका ऑप्शन, जहाँ पे भी आपको दिखाई दे रटना या मेमोराइजेशन, वो ऑप्शन अपने आप में ही कट हो जाएगा। आगे देखो नियम याद करवाना, सिर्फ रूल्स याद करवा देने से क्या व्याकरण याद हो जाती है, नई प्रैक्टिस भी करनी होती है, तो वो कट जाएगा। अभ्यास पुस्तिका भरवाना, अकेला अभ्यास पुस्तिका भरवा दो उससे हो जाएगा, नहीं होगा तो कौन सा होगा, खेलों और गतिविधियों के माध्यम से सिखाना बच्चे को, सबसे रोल प्ले मेथड या प्ले वे मेथड, ये सबसे अच्छे तरीके होते हैं मॉडर्न टीचिंग के, मॉडर्न, ताकि बच्चे का इंटरेस्ट भी बने और बच्चा ज़्यादा से ज़्यादा लर्न कर पाए। नेक्स्ट है यदि कोई छात्र गलत उच्चारण करता है तो शिक्षक को क्या करना चाहिए, अगर कोई बच्चा गलत प्रोनाउंस कर रहा है वर्ड को तो क्या करना चाहिए, दंड देना चाहिए, बिल्कुल गलत, कक्षा से बाहर निकाल देना चाहिए, बिल्कुल गलत, ये भी दंड में ही आ जाएगा, उसे शांति से सुधार करवाना चाहिए, ये ठीक है, उसकी उपेक्षा करनी चाहिए, मतलब उसको इग्नोर कर दें, ऐसा भी नहीं कर सकते कि उसको सुधार करना, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है हिंदी भाषा शिक्षण में कहानी सुनाने का मुख्य उद्देश्य क्या है, कहानी सुनाने का, ये आई थिंक आया भी था पहले, कहानी सुनाने का क्या उद्देश्य है, छात्रों का मनोरंजन करना, छात्रों को सोने देना, सोने देना तो बिल्कुल ही कट जाएगा, भाषा कौशल और कल्पना शक्ति का विकास, ये ठीक है आपका, पाठ्य पुस्तक से छुट्टी देना, पाठ्य पुस्तक से छुट्टी देना कोई एम नहीं होता, ठीक है, छात्रों का मनोरंजन करवाना भी कोई एम नहीं होता, मेनली तो क्या होता है कि बच्चों की भाषा विकसित हो, भाषा कौशल। देखो जब कोई हमें कहानी सुना रहा होता है तो क्या होता है, अगर हमें इंटरेस्ट आता है उसमें तो हम इमेजिनेशन करना शुरू कर देते हैं, उसी कहानी के कैरेक्टर्स हमारे दिमाग में आ जाते हैं, हम ऐसे अपने इमेजिनेशन से उनको क्रिएट कर लेते हैं, तो इसमें क्या होता है भाषा कौशल और कल्पना शक्ति का विकास होता है कहानी सुनाने से। नेक्स्ट है पाठ को रुचिकर और प्रभावशाली बनाने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए, किसी भी लेसन को इंटरेस्टिंग एंड इफेक्टिव बनाने के लिए क्या करना चाहिए, केवल पाठ करें, केवल जहाँ पे आ जाए वो आपका ऑप्शन हो जाता है कट, क्योंकि ये नेगेटिव में आता है, ओनली केवल मैंने आपको बताया था। रटवाना शुरू करना, रटवाना और मेमोराइजेशन दोनों ही गलत हैं। उच्चारण, उदाहरण, चित्र और गतिविधियों का प्रयोग करना, ये ठीक है। देखो छात्रों को मौन रखना, मौन रखना भी बिल्कुल गलत है। उदाहरण देना, चित्रण करना, गतिविधियों का प्रयोग करना, प्ले वे मेथड, गतिविधियां यानी कि एक्टिविटीज़ करवाना, तो ये सब क्या है इफेक्टिव तरीके हैं, इंटरेस्टिंग तरीके हैं, बच्चा इससे ईजिली ग्रैस्प कर पाएगा। सो ये था आज का हमारा सेशन। आई होप आपको ये कंटेंट पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।